हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस पर। गाइज, जैसा कि आज आपका मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का 4 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका मैं आपको यहां पर 100% रियल एक्यूरेट आंसर के साथ यहां पर इस वीडियो में जो क्वेश्चन आए थे वो बताऊंगा। तो देखते हैं किस प्रकार के आज आपके 4 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम पूछे गए थे क्वेश्चन। तो उससे पहले एक बात दोस्तों, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए यहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और बगल में आपको बेल आइकन का आइकन यानी कि घंटे का आइकन दिख रहा होगा तो उसको भी जरूर प्रेस करके रखिएगा। और स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन आपका साइंस से रिपीटेड क्वेश्चन आया है। प्रश्न ये पूछा गया था कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिच्छू के डंक में आपका फॉर्मिक अम्ल यानी कि जिसे आप लोग मेथोनिक एसिड के नाम से जानते हो, तो बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है और फॉर्मिक एसिड ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है और ये आपका जलन और दर्द पैदा करता है। और इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बिच्छू के डंक में अन्य कौन सा रसायन पाया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर बिच्छू के डंक में बात की जाए तो यहाँ पर न्यूरोटॉक्सिन्स रसायन पाया जाता है। तो ये फैक्ट आपको लर्न करके रखना है। इसके अलावा अगर इसका सूत्र पूछा जाए तो फॉर्मिक एसिड का सूत्र आपका HCOOH होता है और इसके अलावा इसके प्रभाव से यहाँ पर अम्ल त्वचा में जलन और दर्द का कारण बनाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका बना था किन दो अम्लों से मिलने से एक्रोरेजिया बनता है। तो देखिए ये नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलने से आपका यहाँ पर एक्रोरेजिया का निर्माण होता है। तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता। और इसके अलावा यहाँ पर एक्रोरेजिया का यहाँ पर करेक्ट नाम पूछा जाए तो शाही जल हो जाता है। नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक घोल होता है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कितने अनुपात का यहाँ पर मिश्रण होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का यहाँ पर रेशियो 3:1 का होता है। ये फैक्ट भी आपको लर्न करके चलना है। एक आपका साइंस में न्यूमेरिकल पूछा गया था कि 200 किलोवाट का बल्ब 5 घंटे जलाया जाता है, 1 यूनिट बिजली की खपत यहाँ पर 1.18 रुपीज है, तो एक दिन का खर्चा है ये क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी गणना हम किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कुल ऊर्जा खपत हम लोग निकालेंगे। तो कुल ऊर्जा खपत हम लोग कैसे निकालते हैं, तो शक्ति आपका यहाँ पर 200 किलोवाट जो आप में क्वेश्चन में दिया गया था, समय आपका 5 घंटे दिया गया था। तो इस प्रकार से हम लोग 200 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 किलोवाट घंटा हमारा निकल कर आएगा, यानी कि 1000 यूनिट निकल करके आएगा। कुल लागत आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था तो हम कैसे निकालेंगे। तो 1000 आपका जो यूनिट दिया गया है और आपका कितना रुपए दिया गया था यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हो। 1 यूनिट बिजली का जो खपत का रुपए यहाँ पर 1.18 दिया गया था। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि कुल लागत यहाँ पर 1180 रुपए निकल कर आएगा और 1180 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पीरियोडिक टेबल से आया था कि आवर्त सारणी में आर्गन और सोडियम को एक आवर्त में क्यों रखे जाते हैं। तो आवर्त सारणी की अगर बात करें तो ये यहाँ पर इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि ये दोनों तत्व यहाँ पर बाहरी कोश में समान इलेक्ट्रॉन में होते हैं और बाहरी कोश में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, n यहाँ पर 3 होता है और इसके कारण ये आपके तीसरे आवर्त में यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर बाहरी कोश में समान इलेक्ट्रॉन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस धातु का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में लोहा, एल्युमिनियम, प्लेटिनम दिया गया था। तो इन तीनों ऑप्शंस में से आपका प्लेटिनम धातु का उपयोग जो है आभूषण बनाने के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर प्लेटिनियम करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके अलावा सोना और चांदी को यहाँ पर पारंपरिक रूप से आभूषण बनाने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है आभूषण बनाने में। लेकिन आभूषण में आपका सोना और चांदी नहीं दिया गया था। इसके अलावा लोहा और एल्युमिनियम का उपयोग ये आपका तार बनाने के लिए किया जाता है। और एग्जाम में अगर पूछा जाए लोहा और एल्युमिनियम का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों नहीं किया जाता है, तो ये आपके बहुत ही ज्यादा प्रतिक्रियाशील होते हैं और आसानी से खराब हो जाते हैं, जिसके कारण से
इन दोनों तत्वों का उपयोग यहाँ पर आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना होगा। एक क्वेश्चन आपका एमपी जीके से देखने को मिला था, तवा बांध की ऊंचाई कितनी है? तो ये आपसे पूछी गई थी। राजघाट बांध वाला यहाँ पर ये पिछली शिफ्ट में पूछा गया था, तो यहाँ पर बताया था इस क्वेश्चन को। आज मैं आपको तावा बांध की ऊंचाई बताता हूं। तो इसकी ऊंचाई जो है आपकी 58 मीटर है। 58 मीटर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आगे की शिफ्ट में लंबाई पूछता तो इसकी लंबाई यहाँ पर 1815 मीटर है। और इसका निर्माण अगर पूछा जाए तो कब हुआ था, तो इसका निर्माण यहाँ पर 1958 में स्टार्ट हुआ था और पूर्ण 1978 में हुआ था। ये आपका सुबह ही मैंने जो सेशन लिया था उसमें क्वेश्चंस को करवाया था और ये डिक्टो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। तो आपको कमेंट में बताना है कि ये तवा बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर किसी जनजाति के नाम पर नृत्य आपका किया जाता है? तो जहां पर आपको भगोरिया जो यहां पर ऑप्शन में दिया गया था, तो मध्य प्रदेश का यहां पर झाबुआ जो जिला है, यहां पर आपका भील जनजाति के नाम पर एक प्रसिद्ध भगोरिया नृत्य आपका किया जाता है, जो कि भगोरिया त्योहार और मेले से जुड़ा हुआ नृत्य है। तो झाबुआ जिला यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बना था कि इनमें से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी यहां पर ड्रिफ्ट बनाती है? तो नदियां कौन ड्रिफ्ट बनाती हैं, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है। देखिए ये आपके पर्वत होते हैं, दो पर्वतों के बीच में जो नदियां बनती हैं, इसको बीच में हम लोग जो नदियां बनाते हैं तो इसको ड्रिफ्ट कहते हैं। और मध्य प्रदेश की नर्मदा और ताप्ती नदियां ड्रिफ्ट या भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो यहां पर ऑप्शन में नर्मदा नदी दिया गया था, तो नर्मदा आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता। और इसके अलावा अगर आपसे यहां पर पूछा जाए क्या कि नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से पश्चिम की ओर बहती है। और यहाँ पर पॉइंट जो इंपॉर्टेंट बनता है कि ये यहाँ पर नर्मदा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर नर्मदा नदी की बात करें तो ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से पश्चिम की ओर बहती है। और ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई बंगाल की यहाँ पर खाड़ी में मिल जाती हैं। और यहाँ पर बंगाल नहीं, खंबात की खाड़ी यहां पर होना चाहिए, खंबात की खाड़ी में मिल जाती हैं। और इसके अलावा नर्मदा नदी की बात करें तो ये आपकी अमरकंटक से निकलती हैं। और यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये प्रीवियस ईयर शिफ्ट में या प्रीवियस शिफ्ट में कह रहा स्टैंड अप योजना का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया था। हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपके योजनाओं के उद्देश्य से पूछे जा रहे हैं। तो स्टैंड अप योजना का मुख्य उद्देश्य जो है ये आपका अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और महिलाओं के बीच यहां पर किसके उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ताकि वे विनिर्माण, व्यापार, सेवा और क्षेत्रों में अपना ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू कर सके। इस योजना के तहत बैंक प्रति शाखा कम से कम एक अनुसूचित जनजाति या जनजाति यहां पर महिला उद्यमी को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच बैंक ऋण प्रदान करता है। ये आपको याद कर लेना है। तो ये कितना ऋण प्रदान करता है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहां पर 16 महाजनपदों में से यहां पर गणतंत्र व्यवस्था कौन से महाजनपदों में हुआ था? तो ये आपका वज्जी और तंबोज में आपका गणतंत्र व्यवस्था था। और वज्जी ये आपका 8 कुलों का एक संघ था जिसकी राजधानी वैशाली थी। अगर एग्जाम में पूछ जाए तो वैशाली बता देते हैं। और इसमें आपके जो सबसे प्रमुख है ये आपके लिच्छवी रहे थे। तो यहां पर ऑप्शन में वज्जी दिया गया था, तो वज्जी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल राजकुमार ने भागवत गीता को ये फारसी में अनुवाद कराया था? तो भागवत गीता को यहाँ पर फारसी में अनुवाद यहाँ पर दारा सिको ने किया था। और दारा सिको का नाम यहाँ पर ये आपके शाहजहां के सबसे बड़ा पुत्र भी था और उसने उपनिषदों को यहाँ पर ये फारसी में अनुवाद करवाया था। तो यहाँ पर दारा सिको आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अब हम लोग मैथ के क्वेश्चंस की बात करें। मैथ का एक क्वेश्चन आपका आया था कि 11,000 को 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए, ये क्वेश्चन आया था। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ से आया था कि एक मंदिर जिसकी ऊंचाई यहाँ पर 8 मीटर है प्रति छाया से 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो मंदिर से छाया की दूरी कितनी दूरी होगी? तो ये आपका क्वेश्चन आया था। और एक आपका बहुलक से क्वेश्चन देखने को मिला था, माध्य से भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस से भी एक क्वेश्चन मिला था, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन मिला था, त्रिभुज समरूप से एक
पूछा गया था और प्रतिशत से एक क्वेश्चन यानी कि परसेंटेज से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। सिंप्लीफिकेशन से आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। और इसके अलावा अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका एक विद्यार्थी की कक्षा में राकेश का स्थान ऊपर से 18 नंबर पर है, नीचे से 12वें नंबर पर है। अगर बीच में 4 विद्यार्थी हटा दें तो उसके नीचे से कौन सा स्थान होगा, यानी कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कि किसी महीने में अधिकतम रविवार कितने हो सकते हैं। देखिए जिस भी महीने में 31 दिन होंगे वहां पर 5 रविवार निश्चित हो जाते हैं, तो अधिकतम आपके 5 रविवार हो सकते हैं। तो 5 आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है, इसी में दिया गया है। अगला देखिए कह रहा है 3 अक्टूबर 2005 को सोमवार है, तो 3 अक्टूबर 2003 को कौन सा दिन होगा। ये आपका कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक आपका यहाँ पर क्रिकेट, फुट और चेस, डांस से अलग अलग 3 क्वेश्चन आए थे और इसी प्रकार से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें आपका ऑड 1 ऑड यहाँ पर डांस होगा, डांस आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। और एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग में था कि 6 यहाँ पर स्टार होना चाहिए, स्टार यहाँ पर 30 होना चाहिए और 7 स्टार 42, तो 9 का मान क्या होगा। तो अगर 6 में घटाते तो इंटू कर देते तो 6 इंटू 5 यहाँ पर 30 हो जाता, 7 इंटू 6 42 होता है, तो 9 इंटू 8 आपका कितना होता 9, और ये आपका 72 हो जाता। 72 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर 12 हैशटैग का संबंध 72 से है, 8 हैशटैग का संबंध है ये आपको बताना 32 से है, 10 हैशटैग का संबंध ये क्या होगा। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं 12 का, यानी कि यहाँ पर 12 का हाफ करते तो ये आपका 6 आता, 12 इंटू 6 ये आपका यहाँ पर 72 होता है। 8 का हाफ यहाँ पर कितना होता है, 1 मिनट देख लीजिए क्वेश्चंस को। 8 का हाफ हम लोग अगर करते तो ये आपका 4, और ये यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग कर सकते थे। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये आपका आया था, ये भी मैंने आपको करवाया था क्वेश्चन। और क्रिकेट, फुटबॉल, चेस ये भी आया था क्वेश्चन आपका। ब्लड रिलेशन से 2 इशारे वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। 160 और 320 लिखे हैं, 80 का 160 लिखे हैं, तो 80 को क्या लिखेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन आए थे जो कि दिशा वाले पूछे गए थे, और यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिशा के पूछे गए थे। और 12:20 मिनट और एक घड़ी में यहाँ पर 11:20 है और 2:30 में कोणों का अंतर बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर जल प्रतिबिंब से एक क्वेश्चन आया था और मानसिक अभिरुचि से 7 से 8 क्वेश्चन आए थे। तो ये आज का रहा आपका ओवरऑल रिव्यू कि जैसे क्वेश्चन आपके डिक्टो एग्जाम में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर सॉल्व करवा दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जिन भी स्टूडेंट का यहाँ पर आगामी दिनों में या आने वाली शिफ्ट में पेपर लगा हुआ है, तो इस सेशन को आपको जरूर वॉच करके जाना है। यहाँ से आपके कम से कम यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन फंसने वाले हैं आपकी एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, हम सभी लोग इसके सेकंड शिफ्ट को एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।